हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय इको क्लासेस। आई एम दिव्यांशु शर्मा। आज की वीडियो में अपन ये देखने वाले हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं वो नोट्स बनाने में कौन कौन सी मिस्टेक्स करते हैं और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो उनको नहीं करनी चाहिए ताकि उनके नोट्स बेस्ट बन सके और अच्छे से वो उस चीज़ की स्टडी कर सके। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी दबा देना ताकि आगे आने वाली इकोनॉमिक्स की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। अगर अपन बात करते हैं नोट्स की, तो नोट्स स्टूडेंट की लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि उसकी स्टडी मटेरियल वगैरह सारी जो भी चीज़ें हैं वो उस नोट्स पे ही डिपेंड करता है। यहाँ तक कि वो कितना स्कोर करने वाला है किसी भी एग्जाम में वो भी किस पे डिपेंड करता है, उसके नोट्स पे डिपेंड करता है। तो उस हिसाब से आपके नोट्स क्या होने चाहिए, एकदम क्लियर, अच्छे, शॉर्ट होने चाहिए। बहुत सारे लोग नोट्स बनाते हैं, अपना बेस्ट भी देते हैं, बट उनके नोट्स में कोई ना कोई ऐसी कमी रह जाती है, उससे वो अपनी प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम नहीं कर पाते हैं। तो अगर अपन इस बात पे देखें कि नोट्स किस तरह बनानी चाहिए, जो भी टॉपर्स है अलग अलग फील्ड में जिन्होंने भी बहुत बड़े बड़े एग्जाम क्रैक किए हैं या फिर मान लो 11th के 12th के जिन्होंने भी टॉप किए हैं, तो उन्होंने अपने हर एक इंटरव्यू में नोट्स की अहमियत जरूर बताई है। तो वो नोट्स कैसे बनाते हैं और आप उनसे भी बेहतर या फिर उनसे बेहतर नहीं तो उनके बराबर नोट्स कैसे बना सकते हैं, तो वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। आपको अपने नोट्स में वो गलतियां नहीं करनी है जो आप पहले करते थे, तो उस गलतियों को दोहराए नहीं और आगे अच्छे से नोट्स बना सके, तो वो अपन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला पॉइंट आ जाता है यूज ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स एंड लैंग्वेज। अपन क्या करते हैं, बहुत सारे लोग नोट्स बनाते टाइम बुक लेते हैं और बुक को सेम टू सेम कॉपी कर देते हैं, और अगर सेम टू सेम कॉपी नहीं करें तो जैसे भी कहीं एक डेफिनेशन देखी कि हाँ ये डेफिनेशन है तो उसको सीधी उतार के अपने नोट्स में लिख ली। तो ये सबसे बेवकूफ़ी वाली बात है। आपको क्या करना होता है, आपको सीधी की सीधी वो चीज़ें लिखनी लेनी होती है, आपको उसको समझना होता है, उसको देखना होता है। कोई डिफिकल्ट वर्ड है तो उसका सिनोनियम वगैरह, उसको इजी वे में कौन सा वर्ड रिप्रेजेंट करता है, वो सारी चीज़ें आपको दिखनी होती है। तो ऐसा नहीं है कि आपने जो बुक की लैंग्वेज देखी और वो पूरी की पूरी ही अपने नोट्स में उतार दी। तो अगर आप ऐसा करोगे तो वो एक तरह से आपके सीधे सीधे क्या हो गई, छोटी बुक हो गई। तो नोट्स का मतलब तो उसमें निकला नहीं। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको उसको समझ करके उसके सिनोनियम्स देखना चाहिए कि जो सिनोनियम्स आपके दिमाग में रह सके। ऐसा नहीं है कि आप वो वर्ड भूल जाओ, आप उस वर्ड को ध्यान रखो, बट आप जब अपने नोट्स पढ़ो, जैसे ही वो वर्ड आपके सामने आए तो आपको ये पता हो कि उस वर्ड का मीनिंग क्या है, वो वर्ड क्या रिप्रेजेंट करता है, कैसे करता है, और अपनी ईजी लैंग्वेज में लिखो। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है नोट्स बनाते टाइम कि ऐसे वर्ड्स और ऐसी लैंग्वेज यूज ना करना जो आपको पढ़ते ही समझ में ना आए, समझे। और फिर अगर अपन सेकंड पॉइंट की बात करें तो डोंट राइट समरी ऑफ योर आइडियाज। लोग क्या करते हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट्स भी ये गलती करते हैं, और एक टाइम पे मैंने भी ये गलती करी है कि जो भी चीज़ है, जैसे कोई भी डेफिनेशन अपन ने देखी तो वो डेफिनेशन की डेफिनेशन पूरी की पूरी उतार दी। ठीक है, तो ये एक सबसे बड़ी मिस्टेक है। आपको क्या करना होता है, आपको उस डेफिनेशन को समझना होता है, उसका की पॉइंट निकालना होता है कि यार ये डेफिनेशन में बोलना क्या चाहता है, कि मतलब ये डेफिनेशन है रिलेटेड तो वो किस चीज़ के रिलेटेड है। अगर मैं बात करूं कि लॉ ऑफ डिमांड की, तो लॉ ऑफ डिमांड की जो भी डेफिनेशन होगी वो क्या बताना चाहती है, वो सिर्फ ये बताना चाहती है कि प्राइस इंक्रीज होगी तो डिमांड डिक्रीज होगी। तो अब जो ये छोटा पॉइंट है, अपन ने क्या किया, वो पूरी डेफिनेशन को समराइज करके छोटे पॉइंट में लिख दिया कि दूसरी चीज़ें क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, यानी अदर चीज़ें कांस्टेंट रहेगी, और अपन को क्या करना है, प्राइस में और डिमांड में रिलेशन देखना है। ये क्या हो गया, एक समरी हो गई उस पूरी डेफिनेशन की। तो आपको डेफिनेशन पूरी उठा करके सीधे नोट्स में नहीं डाल देनी है, आपको उसकी समरी लिखनी है, अपने दिमाग से उसकी समरी बनानी है कि वो क्या हो सकता है, उसको कितने शॉर्ट तरीके में लिखा जा सकता है, और वो जो शॉर्ट तरीका मैं लिख रहा हूँ क्या वो मेरे को समझ में आएगा। ये सारी चीज़ें देख करके ही आपको क्या करना पड़ता है, उसकी समरी बनानी पड़ती है, ताकि आप जब भी उसको देखो तब आपके दिमाग में सारी चीज़ें क्लियर हो जाए कि हाँ ये समरी है इसकी, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, फिर अगर अपन नेक्स्ट बात करें तो बहुत से लोग गलती क्या करते हैं कि ट्राई टू इम्प्रेस अदर विथ योर नोट्स, मतलब अपने नोट्स के जरिए दूसरों को इम्प्रेस करना चाहते हैं। वो कैसे कि अपने नोट्स में इतनी सारी चीज़ें लिखेंगे, अलग अलग डिज़ाइन बनाएंगे, अलग अलग चीज़ें करेंगे, और मतलब उसको इतना फैंसी बनाएंगे, अलग अलग पेन से लिखा, वो अच्छी बात है लिखना, बाकी उसको इतना ऐसे सजाएंगे, ऐसी चीज़ें करेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। मतलब तभी है
जब आपको वो चीज़ समझ में आ रही हो, क्रिस्टल क्लियर हो लिखी हुई और बहुत शॉर्ट लिखी हुई हो। अब मैं ये नहीं कह रहा कि उस नोट को पढ़ के लोग टॉप नहीं कर सकते या फिर उस नोट को पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है। मतलब है, जिसको समझ में आ रहा है उसके लिए मतलब है। बाकी अगर आप उस चीज़ से निकलना चाहते हो, आप ये देखना चाहते हो कि यार बेस्ट कैसे बना सकते हैं, सबसे बेस्ट चीज़ क्या होती है, तो सबसे बेस्ट चीज़ होती है शॉर्ट बनाओ, अपनी भाषा में बनाओ, दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए नहीं, खुद को समझने के लिए नोट्स बनाओ कि आप जब भी उसको उठाओ आप उस नोट से सारी की सारी चीज़ें अपने दिमाग में उतार सको। ये चीज़ें अपन को देखनी होती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूँ, नॉट यूजिंग बुलेट पॉइंट्स। नॉट यूजिंग बुलेट पॉइंट्स क्या होते हैं? अगर मैं बुलेट पॉइंट्स की बात करूँ तो बुलेट पॉइंट्स होते हैं ये देखो, ये जो ऐसे पॉइंट बनाया और फिर यहाँ पे चीज़ें लिख दी, फिर ऐसे पॉइंट बनाया, फिर ऐसे चीज़ें लिख दी। तो ये पॉइंट्स का यूज़ ना करना, ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। बहुत सारे जने ऐसी करते भी हैं। तो उसमें क्या होता है कि अगर जब आप ऐसे बुलेट्स पॉइंट्स बना के रखोगे तो जब भी आपके एग्जाम में आएगा क्वेश्चन तो आपको ध्यान आएगा। जैसे लॉ ऑफ डिमांड के अगर आपने 3 पॉइंट बनाए तो जब भी आप एग्जाम दोगे, आप एग्जाम में बैठोगे, वो क्वेश्चन आएगा तब आपके दिमाग में बैठेगा कि हाँ 3 पॉइंट थे, कौन कौन से थे, वो चीज़ दिमाग में रिमेंबर होगी आपके और उस चीज़ को आप लिख सकते हो। तो ये क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप जब भी नोट्स बनाओ तब बुलेट पॉइंट्स का यूज़ जरूर करो, ठीक है। जिससे क्या होगा, आपका आंसर शॉर्ट दिखेगा, क्लियर दिखेगा और चीज़ों में डिवाइड हो जाएगा कि 1, 2 और 3 चीज़ें हैं, 3 चीज़ों में ही मेरा आंसर पूरा है, ठीक है। फिर अगर अपन नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट आ जाता है नॉट हाईलाइटिंग की डिटेल्स। मतलब जो की डिटेल्स है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे डेफिनेशन पूरी लिखी हुई है, लॉ ऑफ डिमांड लिखा हुआ है। अब लॉ ऑफ डिमांड में जो पूरी चीज़ है उसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? अदर चीज़ें कांस्टेंट रहेगी और प्राइस और डिमांड में रिलेशन होता है, कौन सा? नेगेटिव रिलेशन होता है। तो क्या है, अदर थिंग कांस्टेंट रहने वाली है, प्राइस और डिमांड में रिलेशन है, कौन सा? नेगेटिव। तो नेगेटिव, अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट, प्राइस एंड डिमांड, ये सब क्या है? की पॉइंट्स है। उन चीज़ों को हाईलाइट ना करना। सारी चीज़ें महाभारत तो लिखी भी है उस डेफिनेशन में, बट ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ है इन चीज़ों को छोड़ देना, ठीक है। तो वो इंपॉर्टेंट चीज़ें ना छूटे, उस वजह से अपन क्या करते हैं, उस चीज़ को हाईलाइट कर देते हैं, ताकि जब भी आप देखो, आपका नोट्स देखो, तब क्या हो कि आपको देखते ही दिख जाए कि हाँ ये हाईलाइटेड है, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो हाईलाइट करना नोट्स में इंपॉर्टेंट चीज़ को बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, ठीक है। फिर अगर अपन नेक्स्ट चीज की बात करें तो नेक्स्ट आ जाती है नॉट रिव्यूइंग एंड रिवाइज योर नोट्स। ये पॉइंट क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप नोट्स लाख अच्छे बना दो, सारी चीजें कर दो, बाकी आप अपने नोट्स को देखोगे नहीं और उसको पढ़ोगे नहीं तो कोई भी मतलब नहीं है। भले आपने 5 दिन लगा के, 10 दिन लगा के, 1 महीना लगा करके आपने बहुत अच्छे नोट्स बना लिए, बाकी अगर आप उसको पढ़ ही नहीं रहे हो, आप उसको देख ही नहीं रहे हो, तो उस नोट्स का कोई भी मतलब नहीं है। वो एक तरह से क्या है, बेकार चीज़ है, रद्दी है। तो आपको क्या करना है, नोट्स अच्छे बनाने हैं, बट उसको टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहना है, उसको पढ़ते रहना है। तभी क्या होगा, आपके वो दिमाग में अच्छे से बैठ जाएंगे और माइंड मैपिंग हो जाएगी उस तरीके से कि जैसे जैसे आप चीज़ें बनाओगे उस हिसाब से क्या होगा, आपके माइंड में वो बैठ जाएगा। और माइंड में बैठने की वजह से क्या होगा, जब भी आप एग्जाम में आंसर दोगे तब आपके दिमाग में वो पूरी की पूरी नोट्स की कॉपी घूमेगी। जैसे ही लॉ ऑफ डिमांड कहा गया तो लॉ ऑफ डिमांड आपके दिमाग में आ जाएगा कि हाँ इसी तरह से मैंने बनाया था, ये चीज़ें मैंने उसमें लिखी थी, और क्या क्या चीज़ें थी, कौन कौन सी चीज़ें कांस्टेंट रहती है। कांस्टेंट रहने को अपन क्या कहते हैं, सेटेरिस पैराबिस कहते हैं। तो ऐसी चीज़ें आपके दिमाग में आ जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने नोट्स बना लिए, बट अगर आपने उसको रिवाइज नहीं किया, टाइम पे पढ़ा नहीं, तो कोई मतलब नहीं है उन नोट्स का, ठीक है। तो ये चीज़ें अपन ने देखी है। अब अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि नोट्स बनाते कैसे हैं, एक छोटा सा एग्जांपल देके मैं आपको पूरा बताता हूं। तो एक तरह से ये मान लो कि लॉ ऑफ डिमांड की एक डेफिनेशन है। अब मेरे को क्या करना है, अब देखो ये डेफिनेशन कितनी लंबी है, अगर आप पढ़ोगे तो आपके दिमाग में रहेगा यार कितना टफ होगा, देखने में लगता है। तो लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट अदर फैक्टर बीइंग कांस्टेंट, के अदर फैक्टर क्या रहने वाले हैं, कांस्टेंट रहने वाले हैं, जिसको अपन क्या कहते हैं, सेटेरिस पैराबिस कहते हैं। प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड फॉर एनी गुड्स एंड सर्विसेज आर इन्वर्सली रिलेटेड, यानी प्राइस और डिमांड ऑफ गुड्स में क्या होने वाला है, या फिर डिमांड ऑफ सर्विसेज में इन्वर्स रिलेशनशिप रहने वाला है, ठीक है। टू ईच अदर, एक दूसरे से क्या रहने वाला है, इन्वर्स रिलेशन रहने वाला है। व्हेन द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इंक्रीजेज द डिमांड फॉर सेम प्रोडक्ट फॉल्स, कि मतलब जैसे प्राइस इंक्रीज होगी डिमांड क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। अब ये इतनी सारी चीज़ें लिख रखी है। अब अगर अपन को इसको शॉर्ट बनाना हो तो कैसे बना सकते हैं, तो सबसे पहले अगर अपन ने लिखा लॉ ऑफ डिमांड, तो ये हो गया अपना पॉइंट। यहाँ पे राइटिंग वाइटिंग मत देखना, थोड़ा सा उसको इग्नोर करना, तो मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ। लॉ ऑफ डिमांड अपन ने लिख लिया। अब लॉ ऑफ डिमांड में कहना क्या चाहता है, तो इसमें ये कहना चाहता है कि जैसे ही प्राइस इंक्रीज होगी वैसे ही क्या होगा, डिमांड
डिक्रीज हो जाएगी और वाइस वर्सा। तो ये जो इतनी सी चीज़ है, ये इतनी सी चीज़ ने क्या कवर कर दिया, ये चीज़ कवर कर दी, ये यहाँ से यहाँ तक चीज़ें कवर कर दी। अब इसके अंदर अदर चीज़ क्या है, अदर थिंग रिमेन कॉन्स्टेंट, यानी अदर थिंग्स रिमेन कॉन्स्टेंट, जिसको अपन क्या बोलते हैं, सेटेरस पैराबस। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, एज ए प्रॉपर नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, अब ये चीज़ क्या हो गई, ये एक तरह से अपना पूरा लॉ ऑफ डिमांड बता रही है। क्या, ये पूरी चीज़ क्या क्या दिखा रही है, ये अपन को दिखा रही है लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है। लॉ ऑफ डिमांड ये बताता है जैसे ही प्राइस इंक्रीज होगी वैसे ही डिमांड डिक्रीज हो जाएगी, और वाइस वर्सा कि अगर प्राइस डिक्रीज होगी तो डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या है, अदर थिंग रिमेन कॉन्स्टेंट, मतलब अदर थिंग रिमेन कॉन्स्टेंट रहने वाली है, जिसको अपन क्या कहते हैं, सेटेरस पैराबस कहते हैं। तो ये चीज़, इतनी सी चीज़ों में अपन ने पूरा लॉ ऑफ डिमांड समझ लिया, बट इस चीज़ की जो ज़रूरत है वो कहीं भी नहीं आती है। समझ रहे हैं आप इस बात को, कि इन चीज़ों की ज़रूरत, इतनी लाइंस लिखने की ज़रूरत आपको आपके नोट्स में नहीं है। ये चीज़ें लिखने की ज़रूरत आपको एग्जाम में होने वाली है, जो आप बना करके इजीली लिख सकते होगे। कैसे, कि अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट रहेगी, प्राइस में और डिमांड में इन्वर्स रिलेशनशिप होता है कि जैसे प्राइस इंक्रीज होगी वैसे ही डिमांड डिक्रीज होगी, और जैसे ही प्राइस डिक्रीज होगी तो डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। ये सारी चीज़ें आप बना के एग्जाम में लिख सकते हो। इसी टाइप से आपको नोट्स बनाने होते हैं। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी, और आपको नोट्स बनाने का तरीका अच्छे से क्लियरिटी समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे आने वाली इकोनॉमिक्स की वीडियो को और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो को आप मिस ना करें। तो अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।